मैक्सिमम स्पोर्ट्समैन डू कम विद अ शोल्डर इंजरी या फिर घुटने की इंजरी या फिर एंकल की इंजरी। तो सबसे कॉमन नी इंजरी सबसे ज़्यादा कॉमन हमने देखी है, उसके बाद शोल्डर और उसके बाद एंकल। Hello, everyone. So, today we have with us Dr. Amit Joshi, who is an expert in sports surgery, complex trauma, and partial knee surgery. He is young and passionate, but his experience speaks volume. So, let's dive into this episode. बोन को कहीं रख दीजिए, वो जुड़ने ही वाली है। द गेम इज अबाउट द अलाइनमेंट। द अलाइनमेंट शुड बी प्रॉपर। So, junk food, lifestyle, और अब hormones. यस। 5 लाख लोग हाँ हर साल सर्जरी करवाते हैं. सी there is a lot of myth around a knee replacement surgery. अल्कोहल कंजम्पशन से Hmm. बोन हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है? अल्कोहल कंजम्पशन स्मॉल, नॉट डायरेक्टली, अगर आप कम क्वांटिटी में ले रहे हो तो कुछ ऐसा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, बट ओवर आप ज़्यादा जब लेते हैं तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा बॉडी का, आपका फूड मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी और उस कारण से आपका वजन बढ़ेगा तो फिर जॉइंट ट्रबल शुरू हो जाएगा। और मुझे एक बात बताइए सर, जनरली ये बोला जाता है, माएँ ये बोलती हैं कि दूध पी लो हड्डी जी। ठीक रहेगी, कैल्शियम खा लो हड्डी ठीक रहेगी. क्या हड्डी सिर्फ कैल्शियम पे चलती है? कैल्शियम, वाइटामिन्स, मिनरल्स सब पे चलती है। और आपकी माएँ एकदम सही बोलती थी। देखिए, छोटी मोटी इंजरीज कभी कभार एक बड़े इंजरी की तरफ इंडिकेट करती है। जब अगर आपको वो चीज़ें बार बार आपके साथ हो रही हैं, वही पेन्स आपको बार बार हो रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड यू गो एंड विजिट a trained professional. We are doing whatever surgeries that are happening in so-called very advanced countries. We are doing the same kind of surgeries here at a much economical rate. Our government has provided us multiple schemes also, जिसमें हम लोग गरीब से गरीब पेशेंट को भी सेम सर्विस दे पा रहे हैं. If nothing is under control, then second step comes as a PRP injection. It's called platelet rich plasma injection, जो उस एरिया में दिया जाता है जो हीलिंग में हेल्प करता है. बहुत जगहों पे आजकल यूज हो रहा है, स्किन से लेकर बालों से लेकर पाँव की उंगलियों तक यूज होता है PRP इंजेक्शन. कॉल्ड एज अ राइस थेरेपी, RICE थेरेपी, वेयर देयर इज रेस्ट, आइस एप्लीकेशन, कंप्रेशन एंड एलिवेशन. आपको किसी भी तरह की इंजरी हो, सबसे पहला गो टू होता है राइस थेरेपी. सर्जरी आउट ऑफ 100%, इफ सर्जरी इज 30%, आई फील द रिहैब एंड एक्सरसाइज इज 70%. हेलो एवरीवन. सर, लेट्स स्टार्ट विद टीनेजर्स. ऑलराइट. सो टीनेजर्स की जो बोन हेल्थ रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जी आजकल, जी. जो दे आर लाइक कॉन्स्टेंटली यूजिंग देमसेल्व्स सो मच, बट ऑब्वियसली बोन हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए. जी, आजकल वैसे भी टीनेजर्स को ज़्यादा तकलीफ़ें होने लग गई हैं बोन और लिगामेंट से रिलेटेड. आई थिंक इट्स मेनली बिकॉज ऑफ द जंक फूड दैट दे आर कंज्यूमिंग एंड द लैक ऑफ एक्सरसाइजेज दैट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ्स बिकॉज ऑफ रीसेंट प्ले स्टेशंस हो गए, नहीं तो आज ज़्यादा टीवी का भी एक्सपोजर हो गया है, तो आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो गई हैं बच्चों की. तो इस वजह से व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ जंक फूड ऑल्सो, देन you lose out on your macro and micronutrients, and because of that eventually the bone density, it starts going down and there is no workout, so that's why the muscles and the ligaments also, they also become weaker, and that eventually leads to injuries even with small activities. So it could also do with other things that they are doing, like maybe vaping or maybe smoking or alcohol consumption. Teenagers, yes, if they are smoking, then there is something called as nicotine and tar in their cigarettes. Tar has a tendency to go into the bone vessels, और वो हड्डियों की आपकी जो रिकवर होने की शक्ति है या फिर उसके अंदर कैल्शियम जाने की जो क्षमता है वो उसको कम कर देता है. उस कारण से हड्डियों की जो ग्रोथ है वो कमज़ोर पड़ जाती है और बच्चों को उस वजह से भी तकलीफ हो सकती है. और जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, लाइक हाँ जी. उनकी बोन हेल्थ की तरफ आप कुछ बताएंगे कि वो लोग, लाइक मदर्स, हाउ शुड दे टेक केयर जब तक उनके Yes. हाथ में है? जब तक उनके हाथ में है तो डेफिनेटली वी नीड टू एजुकेट द मदर्स एंड क्रिएट अवेयरनेस. उनके विटामिन डी लेवल्स और ये सब हमें रेगुलर बेसिस पे चेक कराने चाहिए. उनके कई बच्चे हैं जिनकी स्टंटेड ग्रोथ होती है, कईयों के जो घुटने हैं जिनको हम बाउल लेग्स और नॉकनीज डिफॉर्मिटी बोलते हैं,
वो भी विटामिन D3 की कमी के कारण हो जाता है। तो उनको अपने बेसिकली उनको अपने किसी ट्रेंड प्रैक्टिशनर, फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन नहीं तो ऑर्थोपेडिशियन को जाके वो चीज़ें एड्रेस करनी चाहिए। सो ये जो बो लेगेड बच्चे होते हैं वो उनको टाई करने से, ऐसे बोला जाता था पहले जी। कि टाई करने से बेटर होता है, तो इज इट ट्रू? जी, वो पहले की थी, लेकिन अभी हमारे पास अलग-अलग तरह के ऑर्थोटिक्स आ गए हैं, दवाइयाँ भी आ गई हैं उससे रिलेटेड, तो वो देने से हो जाता है। टाई करने की अभी भी गाँव-खेड़ों में तो खैर किया ही जाता है, बट शहरों में तो अभी अलग-अलग तरह के ऑर्थेटिक्स, प्रोस्थेटिक्स ये सब आने लग गए हैं, जो बच्चों के पाँव को सीधा करने में मदद करते हैं। एंड देन आपने कोई देखा है ऐसा केस कि uh, किस तरीके से उसका ख्याल रख के और ठीक किया गया है? हाँ, ज़रूर हम ये रेगुलर बेसिस पे देखा जाता है कि बच्चों के कभी पाँव टेढ़े हैं या फिर घुटने टेढ़े हैं, तो हम लोग उनके रेगुलर उनके ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उनके एक्स-रेज़ कराते हैं। एक्स-रे के अंदर देखा जाता है कि उनकी जो ग्रोथ प्लेट है, जिससे उनकी ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ प्लेट की कंडीशन कैसी है और जो ब्लड टेस्ट के हिसाब से कितना उनको विटामिन D हम दे सकते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट दे सकते हैं और उनके सीरियल एक्स-रेज़ हम लोग धीरे-धीरे हर 3 हफ्ते में, महीने भर में करवाते हैं। और उसमें देखा जाता है कि अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है तो बच्चे की बाद में नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है उस हिसाब से। एंड देन इट रिमेन्स लाइक दैट फॉर लाइफ, कि वापस आने के चांसेस रहते हैं? सी बेसिकली क्या है, जब आप 19 साल के हो, हर उम्र के हिसाब से बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। 19 साल के बच्चे की कैल्शियम रिक्वायरमेंट 1000 से 1200 mg हो सकती है। 19 से 50 साल के मेन या विमेन, बेस्ड ऑन वेदर दे आर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग, उसके हिसाब से 1200 से 1500 mg कैल्शियम रिक्वायरमेंट है। 50 के ऊपर गए तो थोड़ा कम हो जाता है, 1000 के आसपास, 900 के आसपास है, लेकिन हर फेज में इंसान को कैल्शियम की सख्त ज़रूरत है। सो इसके जो कॉजेज हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके जी। कॉजेज आपने कहा कि जंक फूड जी, और लाइफस्टाइल है। जी। सो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने चाहिए? सी मेरा मानना है कि लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस हैं तो डेफिनेटली हमें मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज़ बच्चों को रिकमेंड करनी चाहिए। सनलाइट एक्टिविटीज़ फॉर इवन बी इट अ मेल, बी इट अ फीमेल, हमको सबको उनको रिकमेंड करना चाहिए। रेगुलर वर्कआउट्स रिकमेंड करने चाहिए उनको कि कुछ ना कुछ तरह की एक्सरसाइजेस कीजिए। जैसे बेसिकली एक होती है MET मिनट्स, जो हमारे WHO द्वारा बताई गई है। तो हर इंसान को 500 से 600 MET मिनट्स अपने हफ्ते के अंदर कवर करने चाहिए। MET होता है मेटाबॉलाइजिंग इक्विवेलेंट ऑफ अ टास्क, मतलब आप कितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी बॉडी कितना मेटाबॉलाइज कर रही है। तो जब आप स्विमिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं तो आप 5 से 8 MET 1 मिनट के अंदर बर्न करते हैं। तो ऐसे अगर मान के चलिए, अगर आप 30 मिनट का स्विमिंग या 30 मिनट की साइकिलिंग कर रहे हैं तो आप 200 से 250 METs बर्न कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रोज वर्कआउट कीजिए, लेकिन कम से कम एक टारगेट रखिए 500 से 1000 MET मिनट्स पर वीक। आपकी डेली लाइफस्टाइल और स्केड्यूल के हिसाब से हफ्ते में उतने MET मिनट्स आप कवर कीजिए। उनके पोस्चर के बारे में कुछ बता सकते हैं? यस, दे शुड ऑलवेज मेंटेन अ स्ट्रेट पोस्चर, बिकॉज बच्चों का तो स्पाइन इश्यूज शुरू हो जाते हैं। एंड nowadays, because people are working on computers and or mobile में continuous देखने से they always we have lots and lots of people coming with cervical spondylosis issues इसी वजह से, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे हैं, तो रिस्ट प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, नेक प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं इसी कारण से। So how do you cure this other than telling them to be aware of their posture to be right? जी, वी ऑलवेज एडवाइज देम फिजिकल थेरेपीज, बेसिकली फिजियोथेरेपी वर्कआउट्स, जिसके अंदर हम लोग इनको नेक एंड शोल्डर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। अभी कोई इंसान है, मैं बोलूँगा नहीं आप सीधे बैठ जाओ, तो जब उसकी मसल ही वैसे हो गई है तो मैं उसको कैसे बिठा सकता हूँ? तो बेसिकली आई हैव टू स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग ऑन द मसल। सो मैं उनको नेक की एक्सरसाइजेज और बैक की एक्सरसाइजेज रिकमेंड करता हूँ, और उस कारण से वो धीरे धीरे उनका पोस्चर अपने आप ही सीधा होना शुरू हो जाता है। And they do it regularly? बच्चे कर We try as much as possible. We educate the parents if it is a very small child. तो then we educate the parent कि आप अपने बच्चे को इस तरीके से बिठाएं, इस तरीके से उनकी एक्सरसाइजेस कराएं, और वैसे मैनेज Actually, करते हैं जी। सो हम एक्सरसाइज करते हैं कई बार वेट लॉस के लिए, हाँ जी, एब्स के लिए, या हाँ जी। फिर इवन फॉर मसल बिल्डिंग, हाँ जी, और फिर हम छोड़ देते जी, मैटर ऑफ कंसर्न। जी। सो हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, बॉडी पे कैसा असर पड़ता है? सो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं, ठीक है? आपकी भूख बढ़ती है, उस हिसाब से आप उस हिसाब से फूड को अपनी बॉडी में प्रोसेस करते हैं। बट एट द सेम टाइम इफ यू स्टॉप वर्किंग आउट,
तो आपका मेटाबॉलिक रेट नीचे चला जाएगा, लेकिन आपकी जो भूख है वो उतनी ही रहती है। आप खाएंगे उतना ही, आप उतनी ही कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, तो उससे क्या होगा? वेट बढ़ेगा, डायबिटीज के इशू, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज, ब्लड प्रेशर के इश्यूज, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस फाइनली यू एंड अप इन जॉइंट इश्यूज। ओके, सो व्हाट डू यू रेकमेंड? सी सपोज मेरा मन नहीं करता कि अभी मैं उतना ही वर्कआउट करूं जितना मैं पहले करती। हाँ जी। हाउ डू आई? Yeah, so basic recommendation is 1200 calorie workout in a day. अब वो आपकी रूटीन एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकता है। आपको 1200 कैलोरी बर्न करना है। आपको इतना याद रखना है, जब आप दिन में भी आप स्वेटिंग से भी कुछ पर्टिकुलर कैलोरीज बर्न करते हैं, जब आप अपने घर के भी काम करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न करते हैं। तो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट दैट। देयर आर मल्टीपल कैलोरी कैलकुलेटर्स ऑनलाइन वेयर यू कैन एक्चुअली असेस कि आपने जो खाया है, जो निकालना है, लेकिन आपको 1200 कैलोरी आपके बर्न होनी चाहिए। एंड 1200 कैलोरीज का इनटेक क्या होता चाहिए एज फूड वाइज? Food wise, it all depends on what the kind of issues you have. If you are a diabetic, then तो आपकी 1200 कैलोरी से ऊपर इनटेक होनी नहीं चाहिए, जो रिकमेंडेड है। बट आइडियली 2 से 2500 कैलोरी पर डे कोई भी एवरेज मेन या विमेन कंज्यूम करते ही हैं। सो सर, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं जी। जैसे हमने छोड़ दिए, हाँ जी। एक तो वेट गेन वापस हो जाएगा। हाँ जी। अदर देन दैट व्हाट डू यू सी? सो जब आपका वेट गेन होता है तो उसके साथ ही पूरा प्लेथोरा ऑफ साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। यू एंड अप विद नी आर्थराइटिस, यू एंड अप विद बैक इश्यूज, और भी जो मैंने पहले भी बताया, जैसे डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाइपरटेंशन, ये सब उसके साथ फॉलो थ्रू करना शुरू कर देता है। देन इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। इट्स बेटर दैट यू वर्क आउट। ओके, और ऑब्वियसली बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है। मसल्स का क्या होता है सर? उस मसल्स डीजनरेशन में जाना शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर मैं रोज कुछ भी खाऊं, प्रोटीन खाऊं, कैल्शियम खाऊं, तो मेरी बॉडी, मेरे ब्रेन को नहीं पता कहाँ जाना है उसमें, वो तो निकल जाएगा। लेकिन जब मैं वर्कआउट करूंगा, देन माय मसल्स विल गिव अ स्टिमुलस टू माय ब्रेन कि ये कैल्शियम यहाँ पे मुझे मोबिलाइज करना है, ये प्रोटीन मुझे यहाँ पे मोबिलाइज करना है। तभी फायदा है कि जब आप कैल्शियम, प्रोटीन और अपनी एक्सरसाइज साथ में करें। तो मसल कंटेंट कम हो जाता होगा। हाँ जी, मसल आपकी डीजनरेशन में चली जाती है, जब मसल डिजेनरेशन में चली तो बोन्स पे लोड आना शुरू हो जाता है और फिर अगेन जॉइंट इश्यूज शुरू हो जाते हैं। ओके, जी। एरोबिक्स, जी। जुम्बा, जी। वेरी पॉपुलर। एब्सोल्युटली। सो आपको क्या लगता है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, कब करना चाहिए? सी, कार्डियो वर्कआउट जो है रिकमेंडेड है, कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार इंसान को करना चाहिए। जुम्बा इज अ वेरी गुड वर्कआउट वेयर the entire body part, all the joints are addressed, and yes, definitely you can do it 3 to 4 times a week, and it becomes entertaining also. Like जिम में एक ही चीज़ करते करते, कभी कई लोग आते हैं बोलते हैं कि हम लोग वही चीज़ करते करते बोर हो गए, तो जुम्बा में थोड़ा सा डिफरेंट उन लोग को एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है और एक मोटिवेशन रहता है वर्कआउट करने के लिए। पर उसका घुटनों पे क्या असर होता है? अगर आप देखिए, आपके वेट के हिसाब से भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर आप अपने वेट को कंसिडर करें, आप जंप अराउंड करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपको घुटने में इंजरी होने का चांस बढ़ जाता है। उसको ट्रीट कैसे करेंगे आप? So, if a person who's doing a particular kind of workout comes to us और हमें बोलता है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो उसके हम लोग स्पेशल टेस्ट करते हैं, क्लिनिकली भी करते हैं, रेडियोलॉजिकली भी देखते हैं, और उस हिसाब से जो भी मल्टीपल लिगामेंट्स होते हैं हमारे नी में, मल्टीपल पॉकेट्स होते हैं नी में, जहाँ पे कोई भी इशू क्रिएट हो, तो उसके हिसाब से डेडिकेटेड उसको पट्टे या फिर फिजियोथेरेपी या फिर आइस थेरेपी या अ लिटिल टाइम ऑफ रेस्ट और समथिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो कोई पेशेंट हो जो कंटिन्यूसली एरोबिक्स कर रहा था, आपकी कोई ऐसी केस स्टडी है जिसको एरोबिक्स से तकलीफ आई और आपने उसको ट्रीट किया? Yeah, so basically it comes under sports injury only. So we do incur frequent patients जो aerobics कर रहे थे, अपने वेट के अनुसार से थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे थे, उस वजह से उनको लिगामेंट की इंजरी, नहीं तो मेनिस्कस की इंजरी आई है, तो वो दैट इज कॉमन। सो अगर आप वेट के हिसाब से मुझे बता सको कि कितना टाइम किसने करना चाहिए, एनीथिंग? So basically it's not about कितना टाइम करना चाहिए, it's basically again it comes back to the same point कि आपको कितनी कैलोरी बर्न करनी है। अगर आप अपनी कैलोरी डेफिसिट कर पा रहे हैं
जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा बर्न करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। पर women, they do so much घर का काम. हाँ जी, Like their activity in the house is not less. आई एग्री। So उसके अलावा should they also do a workout, like a regime? सो अगेन वी कम बैक टू द सेम इशू कि कितना काम कर रहे हैं। अभी देखिए आजकल जो घर हैं उसके अंदर आपके पास सर्वेंट्स हैं, आपके पास कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर्स हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच फिजिकल एक्टिविटी इज द वुमन डूइंग एट होम, considering then if she's, and again if she's able to meet that particular calorie requirement in the MET in that period, तो MET अगर आप एक जगह बैठे भी रहे हैं तो आप एक घंटे में 1 MET बर्न करते हैं, ऐसा है। तो इतना आप कितना MET करते हैं उसका, वो उस पर डिपेंड करता है। 1 घंटे में ही? 1 घंटे में 1 MET। That's too little. या बैठे बैठे ही बर्न कर रहे हो ना। Exactly. So then, how, what do you recommend कि क्या करना चाहिए या कैसे आपका दिन में कैसे उसको incorporate करना चाहिए? See, I would just recommend a half an hour of workout which anybody can take out most probably. और उसके अंदर अगर आपकी वॉकिंग ही हो गई, रूटीन वॉकिंग, अर्ली मॉर्निंग वॉक्स हो गई, या फिर आप कोई लोकल जिम में जाके अगर आप थोड़ी देर के लिए अपनी सारे बॉडी पार्ट्स को एड्रेस कर सकते हैं, तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द वुमेन आल्सो। So ऐसा है क्या कि इस वेट के बंदे को ये वर्कआउट्स करने चाहिए और इस वेट के बंदे को या इस साइज के बंदे को ये वर्कआउट्स करने चाहिए? So it's not the size, but yeah, definitely the weight. You should start thoda low. If you have not done workout in your life, then definitely you should start with band workouts and lower dumbbells, and then as your resistance and strength increases, you can keep on escalating your workout. So पहले से women are suffering more now. जी। Why do you think that they're suffering? Like पहले इतने हम issues नहीं सुनते थे, अभी हम बहुत ज़्यादा issues सुनते हैं। Yes. So basically nowadays again because of the junk food and अभी आपने यही मुझे पहले भी पूछा था कि भाई आप घर में हम ज़्यादा काम करते थे, अब घर के काम तो वैसे भी दूसरी टेक्नोलॉजी से कम होने लग गए हैं, और अगर पर्टिकुलर इंसान अगर वर्कआउट भी ना करे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में खासकर लेडीज़ की बॉडी में ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है। ईस्ट्रोजन का काम क्या है, कैल्शियम लेके, ब्लड से कैल्शियम लेके और बोन में डिपॉजिट करना। ठीक है, अगर इंसान वर्कआउट करेगा तो मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा, उनका ईस्ट्रोजन अपना काम करता रहेगा, लेकिन अगर वो वर्कआउट बंद कर देंगे तो ईस्ट्रोजन की मात्रा भी कम हो जाएगी, जिस वजह से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ पोस्ट मेनोपॉजल ईस्ट्रोजन ऑस्टियोपोरोसिस, ईस्ट्रोजन रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस। इस वजह से आजकल की लेडीज में थोड़ा यंग एज में ही आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया के सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए हैं। बोन पेन, छोटे मोटे हड्डियों में, हथेलियों में दर्द, पाँव में दर्द, एंकल्स में पेन, फुट फ्रैक्चर्स बहुत उनको कॉमनली हो जाते हैं। So junk food, lifestyle और अब hormones. Yes, everything is related. Yeah, but I mean, और ये सब बहुत ही जल्दी शुरू होने लग गया है. That's Yes, because we need to educate and create more awareness कि why workout is so necessary. क्योंकि बाद में दवाई देने के लिए तो हम लोग बैठे ही हैं, बट उसको अवॉइड करना, exercises, it's a gateway to a lot of things. how pocket friendly is any kind of ये जितने भी आपसे आके मिलना या आके आपसे इस बारे में एजुकेट होना? So nowadays we have multiple platforms also, like a platform like this only, what is happening right now, and especially women also have become more and more self-aware about what is happening. They have become more focused. We see a lot of women now moving towards different kind of workouts also nowadays. So, and in India, I think it's relatively economical compared to the countries which are abroad. सर 5 लाख लोग हाँ हाँ हर साल सर्जरी करवाते हैं, जी, नी रिप्लेसमेंट हाँ सर्जरी। जी, फिर भी बहुत महिलाएं हैं जो बहुत डरती हैं इससे। जी, जी। सो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ डू यू मेक इट कंफर्टेबल फॉर देम? See, there is a lot of myth around a knee replacement surgery. मेटल का रॉड अंदर चला जाता है, कई लोग लेटे ही रह जाते हैं, कई इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि विद नाउ रीसेंट डेवलपमेंट इन ऑर्थोपेडिक्स, जिसमें आज छोटे चीरे के अंदर प्रोसीजर किया जाता है,
हड्डियों को काटा नहीं जाता है, उनको खाली घसा जाता है। जो खराब पोर्शन है उसको रिमूव करके उसकी जगह एक नया इम्प्लांट बिठाया जाता है। और आजकल एनेस्थीसिया और एंटीबायोटिक्स इतने एडवांस हो गए हैं कि पेनलेस सर्जरी होती है। हम लोग सुबह ऑपरेट करते हैं, शाम को डे 0 सर्जरी जिसको बोलते हैं उसी दिन चला देते हैं, 2-3 दिन बाद सीढ़ी चढ़ा देते हैं। तो एंड प्लस इतने वैरायटी ऑफ इम्प्लांट्स आ गए हैं जो एक्चुअली में फीजिबल होते हैं और 15 से 17 साल की आपको अच्छा एक घुटना, अच्छी लाइफ देते हैं। उससे ऊपर भी हो सकता है, ऑल डिपेंड्स। और जब तक हम नी रिप्लेसमेंट तक पहुंचे, जी, छोटे छोटे क्या मेडिसिनल वेज हैं टू टेक केयर ऑफ इट? yes. So knee replacement is always the last resort. Even I tell when the patients come to me, once a patient comes to us with a knee pain, that doesn't mean कि आपको knee replacement की जरूरत है। आप उनको देखिए, उनको दवाइयाँ दीजिए, उनको एक्सरसाइजेज दीजिए, उनको घुटने के इतने अच्छे अच्छे कैप्स मिलते हैं मार्केट में, वो देना शुरू कीजिए। उनको काउंसिल कीजिए कि भाई इसमें आपको रेगुलर आइसिंग करनी है। फिर उसके अगर वो चीज़ें काम करना बंद करती है तो उसके ऊपर भी एक स्टेप होता है जिसको बोलते हैं विस्को सप्लीमेंटेशन। विस्को सप्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि आप घुटने के अंदर जेल दिया जाता है, क्योंकि अर्थराइटिस क्यों हो रहा है, आपकी हड्डी आपस में छूना शुरू हो गई है, इस वजह से वो घसने की वजह से आपको दर्द हो रहा है। तो आप उसके अंदर अगर विस्को सप्लीमेंटेशन डालेंगे तो वो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा, जिससे और उस दौरान जब उनका फ्रिक्शन कम हो गया तो पेन कम हो जाएगा, तो दे बिकम मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। Nowadays we are doing stem cell therapy. तो स्टेम सेल्स के इंजेक्शन घुटनों में डाले जाते हैं जिनके अभी तक उनके प्रूवन बेनिफिट्स हैं कई कई आर्टिकल्स में। और फिजियोथेरेपी इन मल्टीपल फॉर्म्स, it starts from a dry needling therapy to a cupping therapy to multiple sports therapies that you can really control. The knee replacement is not the only answer to a knee pain. That's always the last answer. सो ये जो जेल आप इंसर्ट करते हैं, ये कितना ऑफन करना पड़ता है यहाँ? जी, अलग अलग तरीके के आते हैं। कई 6 महीने वाले आते हैं, कई साल भर वाले आते हैं। एंड दे आर पॉकेट फ्रेंडली एंड इट टू द पेशेंट्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे महंगे इंजेक्शंस हैं। इंडिया में ये फ़ायदा है कि ये इंजेक्शंस बाहर से भी हमें ज़्यादा सस्ते में यहाँ पे मिलते हैं। एक और चीज़ मैंने सुनी है सर कि एक घुटने में जेल नहीं डालना चाहिए, अगर डाल रहे हैं तो दोनों में। क्या ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ जो सफ़र कर रहा है जो सफ़र कर रहा है उसमें डालेंगे। सो द अदर वन कैन गो टिल इट गोज? या इफ दे एक्सपीरियंस पेन तभी तो मैं उनको इंजेक्शन डालूंगा। अगर उनको कोई सिम्टम, वो बोल रहे हैं हमें जी खाली एक ही घुटने में तकलीफ है, तो मैं उसको दूसरे घुटने में क्यों एड्रेस करूंगा उसको। कई बारी पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उसको अर्थराइटिस है। हाँ जी, वो दर्द हो रही है, टांग में दर्द हो रही है करके दे कीप पुलिंग अलोंग। यस यस। सो ऐसा क्या उनको पता होना चाहिए कि ये तुमको ये हो रहा है, तो इट इज गॉट टू डू विथ आपको अर्थराइटिस हो सकता है यहाँ? सो बेसिकली जो लोग आते हैं उनको किसी को अर्थराइटिस का मतलब तो नहीं पता होता, लेकिन एक क्या है, चलते फिरते बार बार बैठना पड़ रहा है, या फिर घुटने के अंदरूनी हिस्से में दर्द हो रहा है, या सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ होने लग गई है, और अब आगे जाके ऐसा हो गया कि घुटने पे ज़्यादा चलने के कारण कमर में भी तकलीफ शुरू हो गई है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे कोई भी इंसान कैचअप कर सकता है कि हाँ शायद मुझे अर्थराइटिस की तकलीफ हो सकती है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस क्या है सर? ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली आपकी बोन के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। पार्शियल नी सर्जरी क्या है? So it's partial knee replacement is a time-tested procedure. It's been there for quite a long time, but now it's picking up. इसमें क्या है कि आप खाली आप एक्सरेज और एमआरआईज करा के देखते हैं, और जो घुटने का भाग जो सड़ चुका है खाली उसी को बदला जाता है। तो इसमें क्या होता है, चीरा छोटा पड़ता है, खून कम, ब्लड लॉस कम होता है, और पेशेंट को पेन भी कम रहता है उसी हिसाब से, और मोबिलिटी और फास्ट हो जाती है। तो इसके लिए लेकिन स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं कि कोई बंदा इसका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ एमआरआईज और एक्सरेज करा के देखा जाता है, और उससे मालूम पड़ता है अगर वो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के कैंडिडेट बनते हैं तो डेफिनेटली वी गो अहेड एंड डू द पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। बट क्या ऐसा होता है कि अगर पार्शियल की ज़रूरत है और सर्जन्स बोल देते हैं नहीं पूरी रिप्लेस कर दो? ऐसा तो नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। ओके। एंड ये नॉर्मल जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हाँ है जी, उससे बेटर कैसा है? देखिए अगेन आपका चीरा का साइज छोटा है, अभी
इसमें क्या है, जैसे एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट आपको घुटने की लाइफ 10 साल से 12 साल, नहीं तो 15 साल तक देता है, ठीक है। और एक नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट भी आपको 15 साल देता है। उसके बाद एक रिविजन नी रिप्लेसमेंट किया जाता है जो 7 से 10 साल की जिंदगी देता है। अभी मैं अगर किसी इंसान का पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर देता हूँ तो मैं उसे 15 साल का दे रहा हूँ, वो 15 साल बाद फिर से आएंगे तो फिर और 15 साल दे रहा हूँ, उसके बाद और 10 साल दे रहा हूँ, तो टोटल मैं उसको 30 to 40 ईयर्स ऑफ नी दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं किसी इंसान का टोटल नी रिप्लेसमेंट पहले कर देता हूँ तो मैं 15 + 7 22 साल की जिंदगी दे रहा हूँ। तो कोई 50 से 60 साल की उम्र के जो लोग आते हैं तो उनको तो मैं मान के चलूंगा कि भाई इनको मेरे को 40 साल और लाइफ देनी चाहिए इनके घुटने को, तो मैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट उनमें प्रेफर करूंगा अगर मेरे को एमआरआई और एक्सरे मुझे अलाउ करते हैं। एंड इकोनॉमिकली दोनों में क्या सेम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैपिंग कर रखी है तो सेम प्राइस पे जाता है एक टोटल नी रिप्लेसमेंट और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। सर मैंने सुना आप बहुत सारे एक दिन में बहुत सारे, बिकॉज यू आर विद द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, Yes. यू आर ऑन देयर पैनल, आप Yes. बहुत सारे पेशेंट्स को मिलते हो। हाँ जी। हाउ डू यू हैंडल सो मच? आई मीन आई एम श्योर आपको बहुत मजा आता होगा टू क्योर पीपल, जी। बट आप कैसे हैंडल करते हो इतने लोगों को? You have to empathize with their disease. You have to understand कि they are sick, they are not normal people you are meeting in a party or something. You have to empathize with them. उनकी बीमारी को आपको समझना पड़ता है। तो then it becomes it becomes a two-way communication, and then हो जाता है। And then you must be getting to hear so much of thank you sir, है ना? That's सर स्पोर्ट्समैन और खिलाड़ी, हाँ जी। मेनली जो स्पोर्ट्समैन है, उनकी कॉमन इंजरीज क्या होती हैं? So maximum sportsmen do come with a shoulder injury, या फिर घुटने की इंजरी या फिर एंकल की इंजरी। तो सबसे कॉमन नी इंजरी सबसे ज़्यादा कॉमन हमने देखी है, उसके बाद शोल्डर और उसके बाद एंकल। तो नी के अंदर एक लिगामेंट होता है जिसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। आजकल सबको ही सुनने में मिल रहा है, हर दूसरे स्पोर्ट्समैन को हो रहा है। तो दैट्स प्रीटी मच कॉमन एंड इट्स डन all over Mumbai at a very high rate, and we are lucky to come in this era जिसके अंदर हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट्स है कि हम इसको एड्रेस कर पा रहे हैं। पहले तो नॉलेज ही नहीं थी, लेकिन अब MRIs आ गए हैं, आर्थ्रोस्कोप करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक छोटा सा कैमरा जो छोटे से छेद से आपके घुटने के अंदर जाता है और आपके लिगामेंट को रिपेयर करता है जी। और ये टेनिस एल्बो क्या होता है? टेनिस एल्बो बेसिकली एक आपकी एल्बो की डिजीज है जो कंटिन्यूसली बाइक चलाना है, जिसमें आपके कंटिन्यूस फोरआर्म मूवमेंट्स है, तो आपके जो एक्सटेंसर्स जो मसल्स होते हैं वो एक हड्डी पे जाके अटैच होते हैं। वो हड्डी पे सूजन आ जाना या कुछ फटाव हो जाना उस मसल का, उस कारण से आपको पेन होना शुरू हो जाता है आपके एल्बो में। एंड लाइक कुछ और होता है, लाइक बुखार होता है, या व्हाट एल्स हैपेंस दैट यू हैव टू एड्रेस टू इट, कि सिर्फ पेन होता है एंड यू नो कि इट इज पेन सर्टेन मूवमेंट्स में पेन होता है, कभी कभार नाइट पेन्स भी शुरू हो जाते हैं ऐसे लोगों को, बट इट इज़ वेरी मच कंट्रोलेबल प्रॉब्लम। अगर उनकी एक्टिविटी मॉडिफिकेशन हो गई, कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है तो उनको एक पर्टिकुलर पॉस्चर सिखाया जाता है ताकि आप उस तरीके से लैपटॉप पे काम कीजिए। अगर कोई मतलब जिनका काम ही रिस्क से रिलेटेड है तो उनको टेनिस एल्बो ब्रेस हम लोग दे देते हैं, साथ में फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज उनको कराते भी हैं और सिखाते भी हैं उनके लिए। And then if nothing is under control, then second step comes as a PRP injection. It's called platelet rich plasma injection, जो उस एरिया में दिया जाता है जो हीलिंग में हेल्प करता है। और वो भी ना हो तो then there are multiple surgical options also in the future. So it's a controllable disease. It's nothing out of ordinary. PRP इंजेक्शन है, ये और भी जगहों पे यूज हो सकता है? बहुत जगहों पे आजकल यूज हो रहा है, स्किन से लेकर बालों से लेकर पाँव की उंगलियों तक यूज होता है PRP इंजेक्शन। उसका थोड़ा बताइए कि हाउ इज इट एनरिचिंग? आई मीन So basically it's your own body healing factors, because we draw out a certain amount of blood, we process it, और आपकी बॉडी की ही ये हीलिंग फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी में ही हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो it's got no side effects as such. So it might be a little painful, but if there are no side effects, and then definitely that's the best effect. जब ये फॉरेन बॉडी नहीं है तो फिर पेनफुल क्यों होता है? See, आप बॉडी में ब्लड वेसल के अंदर आपके ब्लड है, हर ऐसे ब्लड नहीं है। तो अगर आप ऐसे लोकली डाल रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा रिएक्शन, थोड़ा सा माइल्ड पेन आता है, बट इट्स नॉट लॉन्ग स्टैंडिंग। Wow. So what is the mistake we make or a sportsman make
when they are recovering and उस रिकवरी को फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो वो क्या ऐसे काम करते हैं उल्टे? सो बेसिकली क्या है कि देर इज ऑलवेज फॉर एवरी सर्जरी there is a long research that has happened and which has led to a particular protocol. तो वो प्रोटोकॉल फॉलो करना किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हफ्तों से लेकर महीनों तक भी लास्ट कर सकता है, बट उनको अगर अपने ऑप्टिमम एक्टिविटी लेवल तक पहुंचना है तो दैट प्रोटोकॉल हैज़ टू बी फॉलोड. वो सर्जरी प्रोटोकॉल्स होते हैं, फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, रेस्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, ब्रेसेस प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके साथ वो सारे अगर वो ढंग से फॉलो करें तो डेफिनेटली दे शुड रिकवर better than before also, I feel. कोई ऐसी केस स्टडी हुई है कि जहाँ पे उन्होंने नहीं ध्यान रखा है और things have got worst? So yes, compliance issues होते हैं, तो उसमें worst तो नहीं, but definitely वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते, और उसमें क्या होता है कि फिर बाद में रिकवरी प्रोसेस also becomes a little longer than expected. ACL सर्जरी के बाद 3 months का जो रिकवरी प्रोटोकॉल है, कई लोग अगर नहीं फॉलो करते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं विजिट कर पाते या कर ही नहीं रहे हैं, तो वो 3 का 6 महीने हो जाता है. और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? सपोज इंजरी हुई, इंजरी के बाद बंदा आपके पास आया, हाँ जी, फिर आपने ऑब्वियसली उसका MRI या व्हाटएवर किया, उससे आपको पता चला, जी. यू पुट हिम ऑन, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स? सो अगर हम खाली ACL की ही बात कर लें, तो ACL की जब सर्जरी हो जाती है, उसके बाद उनको 3 से 6 हफ्ते का हम लोग एक ब्रेस देते हैं, रेस्ट देते हैं. उसके साथ हम लोग उनको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज उनकी चालू करते हैं. उसके बाद धीरे धीरे उनकी गेट ट्रेनिंग शुरू होती है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू होती है. तो 3 महीने तक वो प्रोसेस चलता है, और उनको हम रेगुलर आइसिंग और मेडिकेशंस एडवाइस करते हैं उस हिसाब से. एंड फिजियोथेरेपी चालू रहती है. If not coming to a physiotherapist, but at least they should, see the physiotherapist in a week to ask for the escalations of workout. फिजियोथेरेपी इतना इम्पोर्टेंट रोल क्यों प्ले करती है? लाइक इट्स Surgery, out of 100%, if surgery is 30%, I feel the rehab and exercise is 70%. I think surgery is only 20 to 30%. Surgery कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, but it's mainly the positive attitude and the physiotherapy aspect also which really matters if a person wants to do well, especially in orthopedics. मेंटली ये कैसे अफेक्ट करता है? कि किसी भी इंसान को किसी भी तरह की इंजरी हो, खासकर कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, उसको लगे मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं वैसे खेल पाऊंगा क्या, तो आई फील कि उनको काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है. दे नीड टू बी कॉन्स्टेंटली काउंसल्ड एंड टोल्ड कि नहीं, सब ठीक होगा. तो पॉजिटिव एटीट्यूड इज अ मस्ट व्हेनेवर अ पर्सन अंडरगोज एनी काइंड ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर. तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उनको मिले, उनको समझाएं. दे शुड बी एजुकेटेड अबाउट what has happened to them. They should be aware what procedure is going to be performed on them. तो वो बहुत मैटर करता है. आज गूगल की मदद से ये ज़रूर है कि लोगों को पता है क्या है, तो they also they are asking us relevant question related to सर्जरी हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई, एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन देम मेंटली आल्सो. लाइक उसी दौरान उसी दौरान उनके साथ मेंटली, और आपको उनको यू हैव टू कीप ऑन मोटिवेटिंग देम. सी वो कुछ कर रहा था और उसके बाद अचानक से उसके साथ ये इवेंट हो गया, तो उसको समझाना, फैमिली सपोर्ट लगता है, फ्रेंड सपोर्ट लगता है. इनफैक्ट ट्रीटिंग फिजिशियन ऑल्सो ही नीड्स टू बी वेरी सपोर्टिव एंड अप्रोचेबल, आई फील. या सर, चलते फिरते एज ह्यूमंस नाउ, जब हम वी आर जस्ट वॉकिंग, कई बारी हम किसी चीज के अंदर, लाइक व्हेन यू वॉकिंग एट होम यू हिट इनटू फर्नीचर, और या फिर आप गिर जाते हो जी. सो उस समय जो आपको चोट लगती है, हाँ जी, उस समय मे बी थोड़ा सा पेन हुआ, बट देन दैट परसिस्ट, तो उसका क्या? देखिए, छोटी मोटी इंजरीज कभी कभार एक बड़े इंजरी की तरफ इंडिकेट करती है. जब अगर आपको वो चीज़ें बार बार आपके साथ हो रही हैं, वही पेन्स आपको बार बार हो रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड यू गो एंड विजिट अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल फॉर दैट. बेसिकली आपके ऑर्थोपेडिक या किसी से मिलिए आप जाके, जो एक्चुअली उसको इवैल्यूएट करे और डायग्नोज करे. समटाइम्स क्या होता है, लाइक अ केस ऑफ माय फादर ओनली आई विल गिव. ही इन हिज चाइल्डहुड ही हैड अ मेनिस्कल इंजरी. बेसिकली मेनिस्कस एक गादी होती है जो हमारे घुटने में होती है.
अगर वो उस समय आते, वेरी इजीली ट्रीटेबल, उनको कुछ पट्टे दिए जाते, आइसिंग दी जाती, एक्सरसाइज, रेस्ट थोड़े समय के लिए दिया जाता, कुछ सप्लीमेंटेशन दी जाती ताकि उनका वो उस दौरान में हील हो जाता। बट उस टाइम टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनकी जब वो निगलिंग पेन जिसको बोलते हैं वो कॉन्स्टेंटली उनको होता ही रहा, और फाइनली बाय द टाइम ही रीच्ड 50-60 तो ही लैंडेड इनटू आर्थराइटिस ऑफ द नी, बिकॉज वो जो गादी थी वो खत्म हो गई थी, एंड आई हैड टू गो अहेड एंड डू अ नी रिप्लेसमेंट फॉर हिम। सो ये कांस्टेंट पेन्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, आप उनको एड्रेस कर सकते हैं। डॉक्टर्स हर जगह अवेलेबल हैं, एटलीस्ट सिटीज में तो हर जगह अवेलेबल हैं। You just go and consult a doctor for a minimal fee and you can actually get out of a big trouble in the foreseeable future. बट जैसे अभी छोटी चोटें लगती हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जैसे यू आर जस्ट वॉकिंग इन, छोटी चोटें जैसे हाँ जी, जो हम तभी तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जी, जी। वो घर पे कैसे, चलो आप मेरे को ये बताओ कि वो घर पे कैसे ट्रीट की जाए? आप अभी तो इतने सारे लिनामेंट्स मिलते ही हैं मार्केट में, नहीं तो आप आइस पैक ही सबसे अच्छा पेन किलर है। आइस पैक आप आइसिंग कीजिए दिन में 10 से 15 मिनट के लिए, दिन में 2 से 3 बार, और मोस्ट ऑफ द पेन्स विल गेट क्योर्ड। सी, अ पेन किलर इज जस्ट अ मेडिकेशन टू डिक्रीज द सेंसेशन ऑफ पेन, इट इज नथिंग, इट्स नॉट क्योरिंग एनीथिंग। तो अगर वो कोई दूसरी नॉन टॉक्सिक चीज भी अगर आपको लगा के हो रहा है तो डेफिनेटली आइस पैक इज समथिंग विच आई हाईली रिकमेंड टू पीपल। सो सर व्हाट डू यू सजेस्ट कि आइस पैक या फिर उस समय का एक पेन किलर, हाँ what जी। about these desi balms and desi things that we use? Yeah, so How does that help? basically liniments also have a certain way of acting. वो एक पेन पाथवे के थ्रू एक्ट करते हैं कि जो जिस एरिया में आपको दर्द है वो वहाँ पे दर्द और बढ़ा देते हैं। उस हिसाब से हमारे ब्रेन में जब वो नस पहुँचती है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है सेंसेशन। तो liniments is fine for an aged lady, in constant pain. We cannot give her painkillers and create toxicity for the liver and kidney for her. So I would suggest liniments is fine, it's okay, but don't overdo with massages. You can apply a liniment and let it be, but don't start massaging that area because that creates more and more trouble. Muscle के अंदर bone deposition शुरू हो जाती है, तो वो सब नहीं करना चाहिए। Routine massages with a trained therapist is fine. And liniment application is okay. I have nothing against liniments until unless कुछ allergic reaction तो नहीं हो रहा उससे. Otherwise, I have nothing against liniments as such. What about chronic pains? Chronic pains. For low backache, I usually suggest hot fermentation. And for joint pains, yes, cold. This thing. And meet a doctor. Try to get it evaluated because most of the diseases are treatable, curable and can be addressed. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्रॉनिकली पेन हो रहा है तो आप जाके मिलिए अपने डॉक्टर से, वो जो भी टेस्ट बताएं उस हिसाब से उनको डायग्नोज करवाइए, और होपफुली उनका उसका ट्रीटमेंट हो ही जाता है। वो निकल जाता है Yes. out of its Yeah, maybe. persistent. Yeah, but if it is not like a surgery kind of thing, then maybe with daily physiotherapy, we just need to teach them certain exercises and they can do those exercises 2 or 3 times a day, 10 minutes, 15 minutes session each, and they can actually get rid of the pain. Yes. So fractures जो होते हैं, जैसे अच्छा। from a hairline to a proper बीच में से हड्डी टूट गई, जी, जी। do they go back to their normal role, like normal cells? जैसे कोई suppose I'll tell you one incident. My brother was we were traveling to some place and he put his leg below the सामने वाला seat and we met with an accident. Okay. और उसकी जो हड्डी है हाँ जी। वो टूट गई बीच में से. जी। It was like this. उनको लेके गया, मतलब we took him to the hospital. There was a proper rod inserted and for almost 8 to 9 years वो rod था. अच्छा। उसके बाद वो rod निकाला गया. Okay. But I always had this feeling कि वो it's not gone back to its normal straight bone. So Okay. what do you think कि ये इसके लिए क्या वो है? देखिए वनीता जी, इसमें क्या है कि इफ अ फ्रैक्चर इज एड्रेस प्रॉपरली, अगर आप प्रॉपर अलाइनमेंट उसको करके उसको इमोबिलाइज करते हैं, बी इट इन द फॉर्म ऑफ अ प्लास्टर, सिंपल प्लास्टर, टू अ मेजर ऑपरेशन लाइक अ रॉड और अ प्लेट इनसाइड, इफ इट इज अलाइंड प्रॉपरली इट विल गो बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. It will? Yes, and if you come to mobility, then again my previous point कि when a person incurs a fracture, तो खाली उसकी हड्डी टूटी है वो नहीं है, उसके आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज और मसल्स में भी तो डैमेज हुआ है. बोन पे नहीं चलता इंसान की मोबिलिटी और जॉइंट्स वो मसल्स पे है.
इंसान बोन तो इज जस्ट अ फ्रेमवर्क टू द बॉडी. इंसान चलता मसल्स पे, तो अगेन प्रॉपर रिहैब पोस्ट सर्जरी इज अ मस्ट. एंड हेयरलाइन फ्रैक्चर्स को कितनी देर लगती है ठीक होने में? So in an upper limb, it is ideally given in the textbooks also, 3 to 4 weeks of immobilization, and in lower limb fractures, usually 4 to 6 weeks of immobilization. व्हाट अबाउट द हिप बोन? हिप बोन, देखिए हिप बोन के अंदर दो तरीके के होते हैं. एक है जो जो बॉल के पास से अगर समझो टूट गया है, तो उसको तो रिप्लेस करना पड़ता है क्योंकि वो हील नहीं होता है खुद से मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और अगर कोई छोटा बच्चा है तो वहाँ स्क्रू या कुछ ऐसा डाल के उन जगह को अलाइनमेंट में लेके आना पड़ता है. और अगर वो बॉल के एरिया के बाहर से अगर टूटा है तो इट ऑल डिपेंड्स. अगर पेशेंट यंग, रिलेटिवली यंग है, तो हम लोग उसको इमोबिलाइज कर सकते हैं. अगेन 6 to 12 वीक्स भी कभी कभी लगता है, जिसमें वो हड्डी खुद ही अपने आप जुड़ जाती है. आप बोन को कहीं रख दीजिए, वो जुड़ने ही वाली है. द गेम इज अबाउट द अलाइनमेंट. द अलाइनमेंट शुड बी प्रॉपर. एंड ऑस्टियोपोरोसिस में हिप बोन ठीक किया जा सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस में हिप बोन क्या, कोई भी बोन ठीक किया जा सकता है. उसके इतने सारे मेडिकेशंस हैं. देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट्स होते हैं, बिसफॉस्फोनेट थेरेपी होती है, नए नए तरह के इंजेक्शंस हैं जिनको टेरीपैराटाइड इंजेक्शंस बोला जाता है. बेस्ड ऑन द ब्लड टेस्ट हम लोग करवाते हैं, उनके कुछ टेस्ट करवाते हैं. बेस्ड ऑन दैट वी टेक अ कॉल हाउ टू ट्रीट द ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. और मुझे एक बात बताइए सर, जनरली ये बोला जाता है, माँ ये बोलती है कि दूध पी लो हड्डी जी. ठीक रहेगी, कैल्शियम खा लो हड्डी ठीक रहेगी. क्या हड्डी सिर्फ इन कैल्शियम पे चलती है? कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स सब पे चलती है. और आपकी माएँ एकदम सही बोलती थी, क्योंकि जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दे आर स्टिल अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम. जी या जी. ओके. ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो हैं हाँ जी. इंडिया में, उनका अभी कहाँ पहुंचे, कितने एडवांस हुए? I'm proud to say कि we are at par with the world, and we are doing whatever surgeries that are happening in so-called very very advanced countries. We are doing the same kind of surgeries here at a much economical rate. Our government has provided us multiple schemes also, जिसमें हम लोग गरीब से गरीब पेशेंट को भी सेम सर्विस दे पा रहे हैं जो कोई बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी हम लोग देते हैं. तो वो सेम सर्जरीज हम लोग उनको भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं. तो वी आर एट पार विद द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ काइंड ऑफ पेशेंट केयर, और मे बी बेटर नाउ. एंड आर वी गेटिंग बेटर बाय द डे? वी आर गेटिंग बेटर एवरी डे. So, could you tell me some new treatment that has been introduced in the recent past? Okay, some new treatment in the recent past. See, orthopedic is a very dynamic field. इसके अंदर रोजमर्रा पे कुछ ना कुछ नया बनते ही जा रहा है. तो अभी जैसे मैंने एक छोटे से मेनिस्कस की ही बात करी. पहले क्या होता था, जब मेनिस्कस फट जाता था तो या तो हम उसको रिपेयर करते थे, और अगर वो रिपेयर करने लायक नहीं रहता था तो फिर हम लोग उसको कट कर देते थे. लेकिन जब भी हम मेनिस्कस को कट करते हैं, उसको ट्रिम करते हैं, तो उसकी घुटने की जिंदगी लाइफ कम हो जाती है. तो अभी क्या है, अभी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मेनिस्कल रिप्लेसमेंट सर्जरी. ये जस्ट एक 1% में डेवलपमेंट की खाली बता रहा हूँ जो ऑर्थोपेडिक में है, जिसमें हम ऑल टुगेदर एक नया मेनिस्कस ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं घुटने के अंदर, जो एनिमल से डिराइव्ड होता है या फिर कैडावर्स से डिराइव्ड होता है. और उसका कोई रिएक्शंस? Reaction, yes, definitely there is a foreign body reaction. There is always a small possibility of a foreign body reaction. Sometimes it does, sometimes it doesn't happen. परसेंटेज क्या है केसेस का? See, that's a relatively expensive treatment because that comes at a very high price, the artificial meniscus. So complication wise तो इतना data नहीं है कि हम लोग उसको quantify कर सकें. But still, yeah, there is a therapy. मतलब it's just one of the advancements that I'm talking about in terms of what is happening new in orthopedics. और फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि क्या टेक्नोलॉजीज और इंट्रोड्यूस होनी चाहिए? सी ऑलरेडी नी रिप्लेसमेंट में रोबोट तो आ ही गया है, ठीक है. अब इट इज दैट देयर वाज ऑलवेज अ स्मॉल ह्यूमन एरर कंपोनेंट इन एनी सर्जरी. बोलते हैं ना, इंसान तो इंसान ही है, गलती हो सकती है. तो वो ह्यूमन एरर की भी जो परसेंटेज है वो भी अब रोबोट के माध्यम से और कम होना शुरू हो गई है. तो सो वहाँ कोई मिस्टेक्स नहीं होती? मिस्टेक्स तो कहाँ नहीं होती लेकिन डेफिनेटली कम हो रही है.
it's become And yes, the new kind of instruments, new kind of metals, new kind of robots. रोबोट में भी अब आप देखें तो हर 6 महीने में नई नई टेक्नोलॉजी के साथ रोबोट्स आ रहे हैं. सर जब भी कोई एक्सीडेंट होता है हाँ जी. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू एड्रेस क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि क्या चीज एग्जैक्टली टूटी है. ओके. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड इमोबिलाइज द पेशेंट. आपको लग रहा है यहाँ पे नेक पे चोट लगी है, आपको लगा है पाँव पे लगी है, आप उसको, अगर ये पाँव पे लगी है, आपको रोड पे कोई इंसान मिला है, आप दोनों पाँव उसके साथ में बांध दें. कॉल द एम्बुलेंस एंड लेट द एम्बुलेंस टेक ओवर. क्योंकि अगर आप किसी भी इंसान को समझो नेक पे कोई चोट लगी है, आप उसको मूव अराउंड कर रहे हैं, खुद से उठाने की उसको कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है वो जो इशू है वो बढ़ जाए, यू नो. तो इससे अच्छा आप उनको सीधा रखें पेशेंट को, और उनको अगर आपको लगे हाथ में है तो एक पट्टे के उससे आप जैसे नॉर्मली कोई भी कपड़ा लेके उसको बांध दीजिए. अगर आपको लग रहा है पाँव में चोट है तो दोनों पाँव एक साथ बांध दें. दैट इज कॉल्ड एज अ बडी इफेक्ट. ठीक है. आपको लग रहा है नेक या बैक में वो पेन की कंप्लेन कर रहा है, तो उसको वैसे ही रहने दें सीधा करके, उसको ज़्यादा मूव अराउंड मत करें. वेट फॉर द एम्बुलेंस टू कम. दे आर प्रोफेशनल इनफ टू हैंडल हिम एंड टेक हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल. और अभी कितने इक्विप्ड हैं अपने एम्बुलेंसेस Very equipped, yes. पहले से? Yes, definitely. Much more educated staff and trained. I would say that they are able to handle any kind of situation. सो सर आप मुझे ये बताइए कि अदर देन एक्सीडेंट्स हाँ जी. एंड अदर देन क्या बोलते हैं स्पोर्ट्समैन, आपने कोई केसेस देखे कि आपको लगता है कि ये कोई बहुत ही अजीब केस है एंड आई वांट टू डिस्कस दिस और से दिस टू द व्यूअर्स के ऐसे कुछ हो सकता है तो So, हैव आई पुट यू इन अ स्पॉट? I think so. Speak about it. No, so basically there was a it has been given in the newspapers also. There was a boy who had almost lost his limb because he was a construction worker, and the axe had fallen on his lower limb, and this part of the leg was only hanging with a small skin tag. So myself along with the plastic surgeon, we operated him over a period of 8 to 10 hours, and now he's back to normal. He's happily married. It's been covered with multiple media also, and it has come in the newspapers also, and he's able to walk. Because we asked him, see, it's only hanging with a skin tag. You want us to remove it and give you a prosthesis? So he said, no, sir, in my village, I will never get married if that happens. Please try to save the limb. So we tried our best, but usually it worked out. Some external force was there to help us out, but it did work out in the favor. Wow, that's amazing. Yeah. That's super. So एक quick rapid fire करते हैं जी. for bone health. जी. So sir, how helpful is calcium? Calcium is extremely helpful for any individual, and they should take it because calcium is not only helpful in terms of bone health, but also for your gut health also. Your gut, your muscles, everything requires calcium. Everything. Your heart muscles, everything. और किस मात्रा में लेनी चाहिए? So in men and women, men should be is a little higher, 1200 to 1300. In women, it is around 1000 to 1200 mg per day. कोई पर्टिकुलर चीज, कोई पर्टिकुलर ब्रांड जो आप Not brand, but basically there is something called as an elemental calcium. एलिमेंटल कैल्शियम, हमारे पास कैल्शियम के बहुत सारे ब्रांड्स है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सिट्रेट है, कैल्शियम लैक्टेट है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट में 40% तक एलिमेंटल कैल्शियम होता है, और कैल्शियम सिट्रेट के अंदर 19 से 20% एलिमेंटल कैल्शियम होता है. तो मेनली इट इज एलिमेंटल कैल्शियम. इट्स नॉट द ब्रांड विच इज गेटिंग प्रमोटेड, इट्स ओनली द केमिकल, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स यू नीड अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैल्शियम कॉम्पोजिशन. करेक्ट. एंड B12 और D3 का क्या रोल है? See, B12 is essential for all the nerves, basically. In fact, even in digestion. D3, I always give an example ki if there is a car, D3 is the driver and the calcium is the passenger. So D3 has a role of taking the calcium to the bone. So D3 is equally essential. मैग्नीशियम आजकल बहुत everybody is जी. magnesium deficient, तो जी. इसका क्या रोल है? See, it's a mineral. It also has its own role to play in bone health. And what is that role? Delivering the calcium to the bone. Yeah. Knee replacement कब
करवानी चाहिए और जी। कब अवॉइड करनी चाहिए? जब सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए हैं, आपको अर्थराइटिस आपके डॉक्टर साहब ने डायग्नोस कर दिया है, आप नहीं चल फिर पा रहे हैं, तो उस और सीढ़ी चढ़ने उतरने से लेकर सब तकलीफ हो रही है, वज़न बढ़ने लग गया है, दूसरी प्रॉब्लम्स और क्रिएट होना शुरू हो गई हैं, और आपका अगर एक्सरे और एमआरआई आपका कोरिलेट कर रहे हैं, जो भी टेस्ट आपके डॉक्टर ने किया है, अगर वो कोरिलेट करते हैं और वो एडवाइस करते हैं, तो नी रिप्लेसमेंट प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद करवा लेनी चाहिए। अर्थराइटिस के क्या सिम्टम्स हैं? घुटने के अंदरूनी भाग पे दर्द होना, चलने फिरने में तकलीफ होना, थोड़ा सा चल के बार बार बैठना पड़ना दर्द के कारण, सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ होना, रात को भी दर्द होना, नींद में से उठना पड़ना, ये सारे अर्थराइटिस के, इन जनरल ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स माने जाते हैं। इन्फ्लेमेशन हो जाता है? डेफिनेटली आर्थराइटिस में आर्थ्रोज मीन्स जॉइंट एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट इज अर्थराइटिस। रूमेटिज्म क्या होता है सब? Rheumatism basically there is a certain factor in the body called RA factor. ये जब हमारी बॉडी में हर इंसान के शरीर में प्रेजेंट है, बट वो अपने नॉर्मल लेवल से जब ऊपर चला जाए तो वो अलग अलग तरह के सिम्टम्स क्रिएट कर देता है। जैसे अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस आ जाती है, मल्टीपल जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है, और आपके कई कई लोगों के स्किन के नीचे नोड्यूल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ऐसे केसेस में उनको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए जो पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और अगर if they are diagnosed with rheumatism, then there are medications to take care of it. And of course, it's a long-term care. एंड विंटर्स में वो क्यों ज्यादा हो जाता है? Winters, ये मुझे भी बहुत बार सवाल मिलता है कि winters में हो जाता है. I have no specific answer to that. ऑस्टियोपोरोसिस का क्या मतलब है? Osteoporosis का मतलब हड्डी के अंदर हमारी कैल्शियम की कमी हो जाना, जिसके कारण फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स होना शुरू हो जाते हैं लोगों को, तो उसके मेडिकेशन से आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सो कोई एक स्केल आता है ना ऑस्टियोपोरोसिस का? हाँ जी। सो व्हाट इज दैट स्केल, और किससे यू हैव टू बी अबव समथिंग इन? सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ BMD एनालिसिस। BMD एनालिसिस आप कराइए, उसमें पर्टिकुलर जो वैल्यूज होती हैं उसके हिसाब से आप नॉर्मल, ऑस्टियोपेनिक या ऑस्टियोपोरोसिस आप डायग्नोज होते हो, और उसके हिसाब से अगर आप ऑस्टियोपेनिक मतलब कैल्शियम की कमी हड्डी के अंदर, और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बहुत ज़्यादा कमी, बस इतना ही फर्क है। इफ़ यू आर लैंडिंग इन दैट स्टेज ऑफ ऑस्टियोपेनिया, देन रूटीन कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड डाइटरी चेंजेस विल हेल्प यू। ऑस्टियोपोरोसिस अगर आप पहुंच रहे हो तो डेफिनेटली थोड़ी सी एडवांस्ड मेडिकेशंस आपको लगेंगी उसमें। अल्कोहल कंजम्पशन से बोन हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है? अल्कोहल कंजम्पशन स्मॉल, नॉट डायरेक्टली, अगर आप कम क्वांटिटी में ले रहे हो तो कुछ ऐसे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, बट ओवर आप ज़्यादा जब लेते हैं तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा बॉडी का, आपका फूड मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और उस कारण से आपका वजन बढ़ेगा तो फिर जॉइंट ट्रबल शुरू हो जाए। क्वालिटी ऑफ स्लीप जी। से बोन हेल्थ का क्या लेना देना? क्वालिटी ऑफ स्लीप से बोन हेल्थ का, क्वालिटी ऑफ स्लीप से बोन हेल्थ का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्लीप पेन साइकिल। तो अगर अगर आपको दर्द है और आप उसको प्रॉपर एडिक्वेट अगर उसको रेस्ट नहीं दे रहे हैं वो जगह को, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगी। तो इसलिए हम पेन किलर्स देते हैं ऊपर से, ताकि आपकी बॉडी, आपको पेन की जो सेंसेशन है वो कम हो जाए और आप अच्छी तरह रेस्ट कर सके। मैक्सिमम थिंग्स आर ट्रीटेड विद रेस्ट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ राइस थेरेपी, रेस्ट, आइस एप्लीकेशन, कंप्रेशन, एलिवेशन इन एनी इंजरी। Could you repeat that? It's called as a RICE therapy, RICE therapy, where there is rest, ice application, compression and elevation. आपको किसी भी तरह की इंजरी हो, सबसे पहला गो टू होता है राइस थेरेपी। तो उसमें देखिए सबसे पहला वर्ड ही रेस्ट है। तो अगर आपको रेस्ट मिल रहा है तो आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन कम हो रही है, आपको कोई भी चोट लगी है, कुछ भी है तो कम हो रहा है, तो रेस्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सर, ऐसी कौन सी चीज डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए जी। जिससे कि आप बोन हेल्थ आपका सही रहे? सी कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स लाइक सीरियल्स हो गए, आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, सोय हो गए, आमंड्स हो गए, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व करने से कैल्शियम आपकी बॉडी में एक रेगुलेटेड रहेगा और आपकी बोन हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। Same इनफैक्ट बहुत सारा नॉलेज जो आपने शेयर किया है, होप हमारे व्यूअर्स उससे बहुत बेनिफिट कर थैंक सके, यू सो मच मनिका। एंड वी विल श्योरली कॉल यू बैक
for some more stuff. Thank you so much. Thank My pleasure. आपकी हड्डियां मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे आप एक बच्चे हैं, या फिर आप एक बूढ़े हैं। हड्डियां मजबूत होने से आपकी लाइफ और लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। आई होप आपने ये पूरा कॉन्वर्सेशन सुना हो डॉक्टर अमित के साथ, एंड आई एम श्योर अगर आप इनके कहे गए रास्ते पे चल पाएं या इनकी कही गई रेमेडीज को अप्लाई कर पाएं, अगर आपने की तो आप एक बेटर और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर एपिसोड. Do not forget to like, share and subscribe, and also hit the bell button.